नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 30 में। 6 तारीख है आज की, मंगलवार दिन है। पॉलिटी का टर्म होता है, इसमें आयोग और संस्थाओं के बारे में हमको चर्चा करनी है और भी इसमें एक एपिसोड आना है। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, जैसे चुनाव आयोग है, सतर्कता आयोग है, इस तरीके की नीति आयोग है। पहले आयोजना आयोग हुआ करता था, इस पे प्रश्न इसमें होंगे। आज ये नया आपके सामने ये दिख रहा होगा, कई लोगों को इसमें शिकायत थी कि उनको ग्रीन कलर पसंद नहीं आता है, तो इसको आप देखिए। अगर इसमें भी शिकायत होगी तो बताइएगा, हम अब चेंज करते रहेंगे, ठीक है। और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। जो लोग इसका पीडीएफ भी चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इसको टेस्ट भी डेली दे पाए, वीकली टेस्ट दें। जो वीकली टेस्ट होता है उसमें मतलब डेली वाले में तो डेली के ये सारे क्वेश्चन, वीकली टेस्ट में इसमें से छांट के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जितना पीछे पढ़ाया गया सबसे, तो वो तैयार होता रहता है। पहला प्रश्न है, चुनाव आयोग सत्ता दल के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है ना? वर्किंग अंडर द रूलिंग पार्टी, क्या ऐसी कोई संस्था है चुनाव आयोग? और चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रूलिंग पार्टी के अंतर्गत नहीं होता है। पहला गलत है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 324 है, जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग की बात की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत। और मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त इसमें होते हैं, और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। आगे प्रश्न भी इस पे आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये रूलिंग पार्टी के अंतर्गत ये काम नहीं करते हैं। अगला जो प्रश्न है, संविधान में चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में है, बिल्कुल सही है। और इसको बताइए कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 4 चुनाव अन्य आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 4 अन्य। तो ये गलत है, अभी मैंने आपको बताया। पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है कि 1+2 की व्यवस्था इस समय है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ये बात है 1989 के पहले अगर हम बात करें तो 1989 के पहले क्या होता था, बिफोर 1989 ये केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। लेकिन 1990 में 2 और आयुक्तों की नियुक्ति की गई, और उसके बाद में ये बहुसदस्यीय हो गया। इसमें मल्टी मेंबर्स होने लगे और 3 मेंबर्स हो गए इसके अंदर। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, वो जो ये होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, मैंने आपको अभी बताया था। तो ये 1+2 होते हैं, टोटल 3 होते हैं। एक चीफ होता है और 2 अन्य होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूर्ण हो निर्धारित किया गया है। ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 4 वर्ष कार्यकाल होगा या 65 ईयर के जब वो हो जाएंगे। इनमें से दोनों में से जो पहले का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि किसी की नियुक्ति 62 साल की उम्र में हुई और वो 65 का पूरा हो गया, तो अभी 4 साल पूरे नहीं हुए तब भी वो रिटायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी की 61 में हुई तो वो या 60 में हुई तो 64 का हुआ तब रिटायर हो जाएगा। 65 का भी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन 4 साल पूरी हो चुके हैं पूरे, तो वो हो जाएगा। उसकी नियुक्ति को 4 साल हो चुके हैं। और पहला ये इसलिए गलत है क्योंकि ये नियुक्ति प्रधानमंत्री की एक समिति होती है, प्रधानमंत्री की के अंडर में एक समिति होती है, उसके नेतृत्व में वो सिफारिश करती है, लेकिन नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की है होती है, ना कि प्रधानमंत्री। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक गठित समिति होती है। 4 और 65 ये ध्यान रखिएगा सीबीसी के बारे में। सीबीसी सांविधिक संस्था है। और दूसरा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सदस्यीय निकाय है। अब पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है। ये एक स्टेटरी बॉडी है, कोई दो राय नहीं इसमें, अंग्रेजी याद रखिएगा। लेकिन ये एक सदस्यीय नहीं है, इसमें भी सदस्य और भी होते हैं, बहुत सदस्यीय हैं। एक अध्यक्ष और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें 2 रहते हैं, लेकिन 2 से कम भी हो सकते हैं। लेकिन एक से ज्यादा होते हैं अध्यक्ष और एक और कोई होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा इसको सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। पहले ये मूल रूप से ना तो संवैधानिक थी ना ही सांविधिक थी, लेकिन 2003 में जब अधिनियम पारित किया गया तो ये सांविधिक हो गई। 2004 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खुलासे और उस पर कार्रवाई करने के हेतु एक अभिकरण बनाया गया, जिसे विसल ब्लोअर के नाम से इसी के अंतर्गत ये जाना जाता है। बहुसदस्यीय निकाय है, बाकी हमने इसमें बताया ही आपको। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था? तो एक समिति का गठन हुआ था 1962 में। 1962 की ये थी संथानम समिति। संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था।
और 64 में इसने रिपोर्ट दी थी, 62 में बनी थी, 64 में संघीय सतत आयोग का गठन कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन एवं भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करती है। केंद्र सरकार निर्धारित करती है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। और आयोग का सबसे प्रमुख कार्य मानवाधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करना है ना। जो भी इन्वेस्टिगेशन ये करता है वो किससे, कंप्लेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट, जो भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो शिकायत होती है उनकी जांच करता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आप अपने उत्तर से मिलान कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया कीजिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए, थोड़ा सा शेयर करिए, जिससे कि इस बेनिफिशियल फ्रूटफुल जो ये वर्क है हम लोगों का, इसका लाभ और लोग भी उठा सके। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, कौन बन सकता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं बन सकता, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त और मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, और अगला है उच्च न्यायालय का कार्यरत या मुख्य न्यायाधीश, और अंतिम है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहले इसमें जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही बन सकते थे सेवानिवृत्ति के बाद में, रिटायर होने के बाद। लेकिन 2019 में एक परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के बाद में इसमें यह कर दिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश है या मतलब वो न्यायाधीश भी रहा है रिटायर्ड, तो वो बन सकता है। 2019 की बात है, 8 जुलाई की, तो इनको भी इंक्लूड कर लिया गया क्योंकि लोग ही नहीं मिलते थे, तो ये परिवर्तन किया गया। अब चाहे इसमें सर्वोच्च न्यायालय का वो मुख्य न्यायाधीश रहा हो, सेवानिवृत्त हो गया, और उसके बाद में इसमें जोड़ दिया गया कि न्यायाधीश भी अगर वो होंगे तब भी बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार कैसा निकाय है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक या न्यायालयी? कैसा निकाय है? संवैधानिक वो होते हैं जो जिनके संविधान में चर्चा होती है। इसकी संविधान में पहले चर्चा तो थी नहीं, 1993 में इसकी स्थापना की गई, तो एक ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1993 में एक संसद में अधिनियम पारित किया गया था मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, एक आयोग बनाने के लिए। ठीक है, तो उसी अधिनियम के तहत हुआ था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य है? नीति आयोग का फॉर्मेशन जो किया गया, तो उसका उद्देश्य क्या है? नीति आयोग का उद्देश्य राज्य की सक्रिय भागीदारी हो जाए, ये सुनिश्चित करना है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो अब तक आर्थिक लाभों से वंचित थे, ये भी सुनिश्चित करना है। दीर्घ अवधि के लिए रणनीतिक नीति का कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसा करना भी इसकी जिम्मेदारी है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, तो नीति आयोग की ये उद्देश्य है, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप इसको देख लीजिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, कोई दो राय नहीं। जो चेयरमैन है वो नीति आयोग का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, ये गलत है क्योंकि उपाध्यक्ष अलग से होते हैं, है ना। उपाध्यक्ष जो है इसके प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं। उपाध्यक्ष इस समय कौन है, जरा कमेंट करके बताइएगा। जो लोग ग्रुप में है वो ग्रुप में डिस्कस करेंगे, इसको बताएंगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं, नाम इसलिए नहीं लिखा है, बाद में कोई वीडियो देखे तो कंफ्यूज ना हो। गवर्निंग काउंसिल भी इसकी एक होती है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ, और ये जो स्टेट्स हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये इसमें गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है। नीति आयोग ने योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया को ही परिवर्तित कर दिया है, बिल्कुल सही है। नीतियां टॉप टू डाउन की ओर बनेंगी, क्या ये सही है? नीतियां टॉप टू डाउन की ओर बनेंगी। और दूसरा है नीतियां बॉटम टू अप की ओर बनेंगी, ये सही है। हमारे देश में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है, ये भी सही है। टॉप टू डाउन नहीं, बॉटम टू अप, यानी कि डाउन टू अप जाना है, बॉटम टू अप जाना है, ये बात की गई थी। तो टॉप टू डाउन ये गलत दिया हुआ है, असत्य कथन की पहचान यहाँ पर आपको करनी थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका असत्य है ना। बॉटम टू अप की बात इसमें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएससी कभी कभी खूब जलाता है, आपको खूब पढ़वा लेता है, फिर सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग के बारे में 4 पेज आप नोट्स बनाएंगे, फिर ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। अन्य यूपीपीसीएस और अन्य आयोगों में तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसे वगैरह लिखिए तो इसका फुल फॉर्म आप लिखिए तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। पूरे ऐसे में शुरुआत में जब सबसे पहली बार आप लिखिए तो फुल फॉर्म लिखिए, बाद में नीति का प्रयोग करिए, ठीक है ना। तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। योजना आयोग की संकल्पना जो थी
उसके बाद में इसको लाया गया है, उसको हटा करके। और योजनाएं ऊपर से योजना भवन से बनकर अब नहीं आएंगी, ऐसा कहा गया इसमें। पहले योजना भवन में योजनाएं मतलब टॉप पे बनती थी, बॉटम में जाती थी, अब बॉटम टू अप की बात इसमें की गई है, यानी कि फील्ड वर्क इसमें करने की बात। खैर अभी तो बहुत कुछ सफल नहीं दिख रहा है। योजना आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? योजना आयोग एक संवैधानेतर संस्था थी, क्योंकि अब अस्तित्व में ये नहीं है। बिल्कुल सही है, संवैधानेतर संस्था ही थी, क्योंकि इसकी स्थापना एक मतलब एक समिति के आधार पर, जो समिति कौन सी थी, किसी नियोगी समिति थी, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। तो ये कमेटी ने सुझाव दिया था, फिर 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ ये देखो दिया था दूसरा स्टेटमेंट, ये भी सही है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था, सही है, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था। मैंने अभी आपको नीति में बताया है, नीति आयोग में, कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। यहाँ पे भी योजना आयोग की जो उपाध्यक्ष होते थे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना। अगला जो प्रश्न है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वर्ष 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा अब दोनों आयोगों को अलग कर दिया गया। एससी और एसटी आयोग जो थे उनको अलग कर दिया गया। हाँ, पहले ये एक में होते थे, अलग कर दिया गया। यह आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वित्त उपलब्ध कराता है। थोड़ा सोच कर उत्तर दीजिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कल्याण के लिए कार्य करेंगे, अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए, जिनके लिए गठित किए गए हैं, लेकिन वित्त उपलब्ध नहीं कराएंगे, ये सिफारिश कर सकते हैं, इनके पास वित्त थोड़ी ना होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये शिकायतों की जांच करेंगे, उनसे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगे, उसमें कोई भी सिफारिश करेंगे कि ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये वित्त कहाँ से देंगे? वित्त तो खुद ही इनको दूसरों से लेना पड़ेगा, सरकार से लेना पड़ेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 1900 जो मतलब 2003 का जो ये 89वां संविधान संशोधन आया था, तो पहले जब इनकी शुरुआत हुई थी तब ये एक थे, लेकिन 2003 के बाद इनको अलग कर दिया गया, है ना। अलग अलग दोनों के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, है ना, और 3-3 सदस्य भी इनके दोनों के होते हैं। तो 5 लोग इसमें होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3-3 इसके मेंबर। लेकिन पहले ये एक ही में हुआ करता था। इस समय के अध्यक्ष कौन है, जरा बताइएगा दोनों के, कमेंट करके। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 का संशोधन करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 65वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा ये अनुच्छेद 338 का संशोधन किया गया था, और इसके तहत ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वित्त आयोग और अध्यक्ष का नाम। पहला क्षितिज चंद्र नियोगी, केसी नियोगी। 5वां महावीर त्यागी। 6ठा श्री एन.के. सिंह और 8वां वाई.वी. चौहान। अब बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक क्वेश्चन आपको बड़ा टफ लग सकता है कि आपको बहुत याद करना पड़ेगा, लेकिन एक देखिए की पॉइंट इसमें दिया। अगर आपको पता है कि एन.के. सिंह जो है ये अभी के हैं, तो छठे कैसे हो जाएंगे? बात समझ में आ गई? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से क्वेश्चन किया कीजिए, घबराया मत करिए। बाकी इसमें जो दिया है, ये देखिए यहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब दिया हुआ है। छठा एन.के. सिंह ये गलत है। छठा का जो था ये ब्रह्मानंद रेड्डी थे, ठीक है, 1974 से 1989 तक, 79 तक ये रहे, 89 नहीं 79 तक। और बाकी ये जो पहले थे केसी नियोगी थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं आपका IQ चेक करने के लिए। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति बाध्यकारी होती है, और वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। अब दोनों में से एक ही सही है, कौन सा सही है ये आप डिसाइड कर लीजिए। तो जो भी ये आयोग है ये वास्तव में बाध्यकारी नहीं होते हैं, सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती, अपनी सिफारिशें जरूर रखेंगे। वो अच्छी सिफारिशें हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, ज्यादातर अच्छी ही होंगी, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? संघ और राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगमों का वितरण करना इसका कार्य है वित्त आयोग का। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत इससे रिलेटेड है, ये भी सही है। और भारत की संचित निधि पर पूर्ण अधिकार, भारत की संचित निधि पर पूर्ण अधिकार वित्त आयोग का होता है, गलत है ये। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है। फुल अथॉरिटी इसके पास नहीं होती है, ठीक है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने का तो ठीक है, लेकिन जो पूर्ण संचित निधि जो की बात हो रही है, तो इसके अधिकार में थोड़ी होती है, वो संसद के अधिकार में होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। पहला बिल्कुल सही है, 1+4 ये बॉडी होती है, ऐसे करके याद करिए। वित्त आयोग के सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। सोचकर उत्तर दीजिएगा, हो सकती है पुनः नियुक्ति कि नहीं हो सकती है? अपना उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि पुनः नियुक्ति इसमें हो सकती है, पुनः नियुक्ति इसमें हो सकती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुनः नियुक्ति के ये पात्र होते हैं, ठीक है। और विशेष योग्यताओं का निर्धारण संसद ने किया है, और आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये सब बताया गया है। और इनका जो कार्यकाल है ना, ये कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और उनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन 1+4 यानी अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, राष्ट्रपति के आदेश के तहत उनको नियुक्त किया जाता है और फिर से नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 280, अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है और अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसका प्रावधान किया गया है। और इसका गठन राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार, पहले भी अगर आवश्यकता होगी तो कर सकते हैं। नॉर्मली ये 5 साल पे होता है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि 5 साल से पहले नहीं हो सकता तो वो गलत हो जाएगा। चलिए अब करंट अफेयर के आज के प्रश्नों को देखते हैं। आपको बताना चाहता हूँ 8 तारीख से हमारा महासंग्राम नाम से एक पीसीएस का टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 15 तारीख से आरओ हिंदी और जीएस का कार्यक्रम टेस्ट सीरीज का शुरू हो रहा है। बाकी मेंस के कार्यक्रम भी हम जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। उसका कारण केवल ये है थोड़ा सा लेट करने का, कि प्रीलिम्स के लिए अपना लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बहुत सारे पेपर इधर चल रहे हैं। तो बहुत आप लोग घबराए ना, जैसे हिंदी की जो क्लास जो लोग ढूंढ रहे हैं, आरओ हिंदी की फुल अगर आप वीडियो नोट सब कुछ चाहते हैं, वो क्लास हमारे पास है, उसके लिए हमको मैसेज करिए 6307281212 पर। बाकी सफलता प्रोग्राम जीएस के लिए चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट उसमें क्लासेस हैं। अब उसमें पॉलिटी वाले सर भी क्लास लेने लगे हैं, तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री तीनों उसमें चल रहा है। अब और स्पीड से वो चलेगा, है ना। 2 क्लास कम से कम उसमें रोज दी जाती है और उनका नोट्स आपको मिल जाता है। फिर उसमें टेस्ट का भी प्रावधान है, तो ये सारी चीजें आप उसको देख लीजिए जैसे भी लाभ उठाना हो। पहला प्रश्न है आज के करंट का, ताल ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? ताल ज्वालामुखी अभी चर्चा में आया है और फिलीपींस का सबसे दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी ये है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ताल ज्वालामुखी चर्चा में आया और ये बटांगस प्रांत है फिलीपींस का, वहां पर स्थित है और इसमें कुल 34 रिकॉर्ड किए गए ऐतिहासिक विस्फोट अभी तक हुए हैं। और ये जो ज्वालामुखी है रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर में पूरी बेल्ट है, विश्व भूगोल की क्लासेस आप देख सकते हैं आईएएस प्रेप एकेडमी वाले प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे आपको समझ में आ सकता है, आपने पहले से पढ़ रखा है तो वैसे समझ में आ जाएगा। तो ये जो पूरी बेल्ट है वहीं पे ये पाया जाता है, उसी का एक हिस्सा है। और इस ज्वालामुखी को 1800 के दशक में बाम्बो या बामन के नाम से जाना जाता था। और अभी क्या हुआ है, असामान्य रूप से उच्च ज्वालामुखी गैस उत्सर्जन यहाँ पर हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये फट सकता है, टाल ज्वालामुखी। अगला जो प्रश्न है, यूनिटी 2020 मिशन का संबंध किस देश से है? तो यूनिटी 2020 मिशन जो है ये अमेरिका से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की प्रमुख निजी जो स्पेस एजेंसी है वर्जिन गैलेक्टिक, उसके स्पेसशिप वीएसएस यूनिटी की अगली रॉकेट चालित परीक्षण उड़ान ये होगी। और इसमें यूनिटी 2020 मिशन के एक भाग के रूप में वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा विकसित जो यूनिटी रॉकेट यान पर अभी जो चालक दल है वो जा रहा है। और वर्जिन गैलेक्टिक की जो चालक दल सहित चौथी अंतरिक्ष उड़ान ये अभी होने जा रही है। इसमें जो वर्जिन ग्रुप के संस्थापक हैं रिचर्ड ब्रांसन सहित 2 पायलट और 4 मिशन विशेषज्ञों का दल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और ये जो अभी हमने आपसे बात की थी सिरसा मांडू की, तो वही इसी मिशन के तहत वो जा रही है। कल उनकी चर्चा हो गई थी, आज ये डिटेल में। तो यूनिटी 2020 जो मिशन है ये अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है वर्जिन गैलेक्टिक, ठीक है, तो उसका ये मिशन है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्था के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है, 62 ईयर कर दिया है? तो ये है जीवन बीमा निगम, LIC। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अब जीवन के बाद वाला तो हम लोग देखने नहीं आएंगे, और लोग देख सकते हैं, लेकिन साथ वाला जो है उसमें बचत आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1960 में संशोधन किया गया है और इसको 60 से बढ़ा के इसके अध्यक्ष की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 की गई। सारे कर्मचारियों की नहीं, ये अध्यक्ष की बात की जा रही है ना। स्टेट बैंक सहित कुछ विशिष्ट अपवादों को छोड़कर अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम के शीर्ष अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु अभी 60 वर्ष ही है।
ठीक है। अब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे लोग, जैसे भी सबका अपना अपना है, कहीं 58 वर्ष भी होती है। पिंगली वेंकैया कौन थे? पिंगली वेंकैया अंतरिक्ष यात्री थे कि पक्षी विज्ञानी थे कि संतूर वादक थे? सबसे बड़ा वाला विकल्प यहाँ पर सही है, राष्ट्रीय ध्वज एवं डिजाइन तैयार करने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो राष्ट्रीय ध्वज का इन्होंने डिजाइन तैयार किया था, जो फ्लैग है हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको डिजाइन किया था इन्होंने। ठीक है। 4 जुलाई 2021 को एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन और जो तैयार करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, कृषि वैज्ञानिक भी थे पिंगली वेंकैया, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, इस कारण से ये चर्चा में आए। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को इन्होंने देखा तो 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने वेंकैया से नए सिरे से डिजाइन करने की बात इन्होंने कही कि पिंगली वेंकैया से कि इसको आप डिजाइन करिए। प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया, जो क्रमशः हिंदू और मुसलमान समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरा रंग मुसलमान का और लाल रंग हिंदू का। लेकिन बाद में इन्होंने केंद्र में एक चरखा और तीसरा रंग सफेद भी रखा, जो शांति का प्रतीक है। ठीक है। और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया था। सब एक एक लाइन प्रश्न है इसमें। हाल ही में चर्चा में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? पंचमूली झील। तो पंचमूली जो झील है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर है गुजरात। पंचमूली झील चर्चा में क्यों आई है? गुजरात के केवड़िया में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, उसी के पास में ये स्थित है। पिछले 2 वर्षों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 194 मगरमच्छों को झील से निकाला गया है, क्योंकि पर्यटक यहाँ पर जाए तो उनके ऊपर वो अटैक ना कर दे, किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो जाए, इस कारण से ये चर्चा में आई है। 143 मगरमच्छों को 2019-20 में और 51 मगरमच्छों को 2020-21 में 2 बचाव केंद्रों में ट्रांसफर कर दिया गया है, इस कारण से ये झील चर्चा में आई है। भारत की पहली केंद्रीय औसत प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो ये आज नहीं स्थापित हुई है, ये पहले स्थापित हुई थी, और इसकी जो स्थापना की गई वो हिमाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला जो है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली, गांधी जी कसौली को भारत का स्विट्जरलैंड कहते थे, है ना। तो कसौली मानव उपयोग के लिए इम्यूनोबायोलॉजिकल टीके और एंटीसेरा के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला है। और अभी केंद्र सरकार ने 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जिसमें एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र है पुणे में, और दूसरी है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में। ये 2 केंद्रीय औसत प्रयोगशाला के रूप में इनका उपयोग होगा। लेकिन पहली जो केंद्रीय औसत प्रयोगशाला है वो हिमाचल प्रदेश में थी। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रेट स्मार्ट सिटीज की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की जाएगी? तो फ्रेट स्मार्ट सिटीज की स्थापना वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, फ्रेट की बात हो रही है तो फ्रेट स्मार्ट सिटीज तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही ना, फ्रेट कॉरिडोर जैसे डेवलप किए जाते हैं, माल की बात होगी तो वही आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। मकसद क्या है? लॉजिस्टिक की लागत को कम करना, है ना। और फ्रेट स्मार्ट सिटीज पर एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, 10 शहरों की पहचान भी इसमें की गई है, और पहले चरण में 75 शहरों में विस्तारित इसको भी किया जा सकता है। इस तरीके से ये मंत्रालय याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किस वस्तु के थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर स्टॉक सीमा लगाई है ना। तो केंद्र सरकार ने ये किस में लगाई है, किस वस्तु के थोक विक्रेताओं पर ऐसी स्टॉक सीमा? तो ये दाल विक्रेताओं पर। दाल कई बार क्या होता है, दाल बड़ी महंगी हो जाती है, तो थोक विक्रेताओं पर, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर स्टॉक सीमा लगा दी गई कि इससे ज़्यादा वो स्टॉक कर ही नहीं सकते हैं, है ना। और स्टॉक सीमा लगाने का मकसद क्या होता है कि दालों की जो कीमतें हैं वो स्टोर करके कोई बढ़ा ना ले, है ना। तो 31 अक्टूबर तक ये निर्धारित अभी सीमा की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की? कौन सा देश है? तो ये देश जो है वो भारत है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, भारत देश है जिसने ये घोषणा की है, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। और ये घोषणा क्यों की गई है? ये घोषणा इसलिए की गई है, ये जो नियम है इसके अनुसार सोशल मीडिया जो मध्यस्थ हैं उनको शिकायतों के विवरण, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, निगरानी विवरण जो है इसकी मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है। जैसे फेसबुक की बात करें या ट्विटर की बात करें, अन्य भी जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हाइक, ये सब है, इनकी बात करें तो फेसबुक ने अभी 15 मई से 15 जून के बीच की अवधि की पहली मासिक रिपोर्ट लॉन्च की है। और इस रिपोर्ट में फेसबुक ने लगभग 30 मिलियन सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की है, ऐसा उसने बताया है। तो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस फॉर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड ये भारत का ही है,
इन सब कंपनियों के लिए है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के कुछ हिस्से हीट डोम की वजह से भीषण गर्म लहरों का सामना कर रहे हैं? कौन से देश हैं? हीट डोम क्या है मैं भी आपको बता रहा हूं, लेकिन ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो दो देश हैं ये इसका सामना कर रहे हैं। वहां पे आपने देखा होगा इस बीच में फोटो वायरल हुई, झील में लोग चेयर लगाए बैठे हुए हैं, ठंडी उसमें रहने वाले एनवायरमेंट में रहने वाले लोग, और गर्मी पड़ गई, समस्या हो गई। वायुमंडल में जब गर्म समुद्री हवा को किसी ढक्कन की तरह कैद कर लेने पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जैसे हीट डोम उसको कहा जाता है, यानी कि वायुमंडल गर्म हो जाता है, उसमें गुंबद हीट डोम में चिलचिलाती गर्मी को पड़ती, खूब उमस वाली गर्मी पड़ती है, हालत खराब हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ तो गर्मी खूब पड़ती है, लेकिन वहां पे क्योंकि लोग हैबिचुअल नहीं है, इस कारण से ज्यादा दिक्कत हो जाती है। वातावरण में उच्च दाब परिसंचरण हो जाता है, सतह पर उष्मा कैद हो जाती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं, गरम लहरें चलती हैं, तो ऐसी स्थितियां बनती है कि बिल्कुल सब गरम गरम गुम्बद बिल्कुल हो गया है, उसके बीच में आप बैठे हुए हैं, चारों तरफ से हीट निकल रही है, ठीक है। और ये जो स्थिति हीट डोम की जो स्थिति होती है, सशक्त उच्च वायुदाब युक्त वायुमंडलीय जो परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपने एल नीनो पढ़ा होगा, एक ला नीनो होता है, तो भारत का भूगोल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें अब ये करेंगे। और बाकी जो जो लोग सफलता ज्वाइन किया उनको तो सब मिल ही रहा है। तो ला नीना के प्रभाव में आने पर ये निर्मित ऐसी स्थितियां होती हैं और प्रचंड गर्मी उत्पन्न हो जाती है, उच्च वायुदाब वाले गुंबद, बरसात भी ऐसे नहीं होगी तो समस्याएं हो जाती हैं। आपको ये कैसा लगा कलर जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। आप अपने स्टेटस पे भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई गाली नहीं दी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लोग पढ़ लेंगे तो उनका कुछ भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच।